नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं, यानी कि बीए के चतुर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आपको पढ़ना पड़ता है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, मुद्रा, बैंकिंग और आपको लोक वित्त के बारे में पढ़ना पड़ता है। इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करूंगा। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। आपको बता दूं, ऐसे ही और भी क्वेश्चन पेपर को करिकुलर मास्टर पर जो है पेपर पड़ा हुआ है पिछले साल का, और एक और मैं इसके बाद में लाऊंगा, यानी कि 3 से 4, कम से कम 4 प्रैक्टिस सेट आपकी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की। और उसके बाद में उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन पेपर ही है, मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन एकदम से याद कर लीजिएगा, यही आएगा आपका। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 2026-27 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप राम मनोहर लोहिया में पढ़ रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे कनेक्टेड कोई कॉलेज हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मासा कुम्भरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ऐसे ही और तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, बीएचयू, एयू, जेएनयू सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ पर भी मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस आपको पढ़ना है, उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप इस चीज़ को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 2000 इंपॉर्टेंट है, 2026, 27, 28, 29 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपका होगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस वाली श्रृंखला भी आपकी आएगी। तो आप अब ये मत सोचिए कि चैप्टर वाइज हमको पढ़ना, क्योंकि चैप्टर वाइज चीज़ें आप पढ़ने में फंसेंगे तो आप कुछ भी नहीं तैयार कर पाएंगे, और उसमें क्या होगा, एक ही टॉपिक को आप तैयार कर पाएंगे। लेकिन जब आप ये चीज़ पढ़ते तो इसमें आपको कई टॉपिक पढ़ लेना होता है, सारे टॉपिक्स आपके तैयार हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। पहला प्रश्न है, वित्तीय संस्था की भूमिका होती है। वित्तीय संस्था की, यानी कि द रोल ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज। इसका जो वित्तीय संस्था होती है, वित्तीय संस्था क्या करते हैं, ये एक प्रकार से मध्यस्थता करने का काम करते हैं, पूंजी का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, और निवेश सलाहकार भी होते हैं। यानी वित्तीय संस्थान मध्यस्थ, यानी कि खास करके मध्यस्थता के रूप में काम करते हैं, कैपिटल का निर्माण करते हैं, पूंजी का निर्माण करते हैं। और जो निवेशक होते हैं, जो है इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले, उनको एक प्रकार से सलाह भी देते हैं। इसलिए सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप इसको पढ़िएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है बेटा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कई बार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि आरबीआई जो होता है, ये मुद्रास्फीति के खतरे को रोकने के लिए कुछ कदम उठाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई को देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद नहीं करेगा? तो मदद नहीं करेगा इनमें से, देखिए, बैंक दर में वृद्धि ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। आरक्षित अनुपात आवश्यकताओं में वृद्धि, ये भी एक प्रकार से मदद करेगा। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई को। इसके अलावा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद ये मदद नहीं करता है। ठीक है, बाकी रेपो रेट जो होता है उसको अगर बढ़ा देता है आरबीआई तो भी मदद होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए, जब आरबीआई में प्रतिभूतियां खरीदता है आरबीआई से, मतलब जब आरबीआई जो है बाजार से कोई प्रतिभूति माने होता है कोई भी चीज बाजार से खरीद करके रख लेता है पैसे के स्थान पर, पैसा मार्केट में दे देता है। तो जब आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियां खरीदता है तो बाजार में नकदी यानी मनी का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि मार्केट से प्रतिभूति, कोई सरकारी से आप सरकारी प्रतिभूति मान लेते, कोई जमीन, कोई सोना या फिर कुछ भी हो गया, तो उसके बदले पे आरबीआई नोट देती है। अब वही नोट मार्केट में फैल जाता है। इससे क्या होता है, तरलता मार्केट में बनी रहती। तरलता मतलब होता है कि मार्केट में पैसा रुपया खूब आ जाता है, जिससे लोग खूब खरीदारी करते हैं। ठीक है,
तो नकदी बढ़ जाती है, जिससे महंगाई और बढ़ जाती है, क्योंकि जब जिसके लोगों के पास पैसा खूब होगा तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने का सीधा सा मतलब होता है कि मार्केट में खूब पैसा है, ठीक है। मार्केट में पैसा खूब है, पैसे की वैल्यू कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मार्केट में बहुत है। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि मार्केट में नोट की मात्रा ज़्यादा है, रुपया ज़्यादा है। जब लोगों के पास रुपया ज़्यादा होता है तो डिमांड यानी कि मांग बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए भी काम करवाया जाता है। तो इससे बेरोजगारी कम होती है, रोजगार के अवसर आते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे महंगाई और बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति रोकने के लिए आरबीआई आरबीआई जो होता है प्रतिभूतियों को खरीदता नहीं बल्कि बेचता है। तो यहाँ पर क्या है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद, अगर खरीदेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और अगर बेचेगा, प्रतिभूतियों को बेच देगा, तो पैसा मार्केट से अपने आरबीआई में जमा कर लेगा, यानी कि पैसा ले रहा है आरबीआई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगी। जब लोगों के पास पैसा कम रहेगा तो मांग कम होगी, डिमांड कम होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वही करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका दूसरे का करेक्ट आंसर लग जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ को करिकुलर मास्टर। इस ये प्रश्न यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर इससे पहले मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। उसको मैं जल्दी जो है चाहे अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ होगा तो आप देख लीजिएगा, एक वीडियो वहाँ पर अपलोड किया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त की विषय वस्तु है। सार्वजनिक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इनमें से क्या होगा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त तो सभी। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है बाबू, प्रश्न है, निजी वस्तु का स्वभाव है। निजी वस्तु का स्वभाव, निजी माने जो प्राइवेट गुड्स होती हैं, द क्वालिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स इज, निजी वस्तु का स्वभाव है। चौथा नंबर, निजी वस्तु का स्वभाव क्या होगा इनमें से, अधिकतम सामाजिक संतुष्टि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम सोशल स्टेटिफिकेशन, ठीक है, सेटिस्फिकेशन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वित्त जो सॉरी निजी वस्तु जो होती है ये अधिकतम सामाजिक संतुष्टि पर ध्यान देती है, ठीक है। पब्लिक गुड लिखा है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक वस्तु, ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तु जो होती है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर पब्लिक गुड्स लिखा हुआ है। पब्लिक गुड्स अधिकतम सामाजिक संतुष्टि की बात करता है, निजी वस्तु नहीं, यहाँ पर आपका सार्वजनिक वस्तु होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसफर हुआ इसलिए यहाँ पर गलत छपा है निजी वस्तु। निजी वस्तु का यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से निजी वस्तु का कोई नहीं। निजी वस्तु अधिकतम लाभ कमाने के लिए काम करता है निजी वस्तु, जबकि जो सार्वजनिक वस्तु होता है अधिकतम सामाजिक संतुष्टि की बात करता है। देखिए विस्तृत क्षेत्र, अनिवार्य व्यय, आय के कम स्रोत, ये तीनों जो है ना तो इसके विशेषता है ना ही उसकी विशेषता है, क्वालिटी है। ये क्वालिटी होती है किसकी, पब्लिक गुड्स की, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक वस्तु का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, जबकि निजी वस्तुओं का स्वभाव होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो यहाँ पर पब्लिक गुड्स यानी कि लोक जो वस्तुएं हैं, लोक वस्तुएं हैं, या एक प्रकार से जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये निजी जो लिखा है गलत लिख गया है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, बाजार व्यवस्था द्वारा उपलब्ध वस्तु कहलाती है, बताएं। द गुड मेड अवेलेबल बाई मार्केट सिस्टम इज कॉल्ड। 5वां नंबर, बाजार व्यवस्था द्वारा उपलब्ध वस्तु क्या कहलाती है। बाजार व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध वस्तु को हम लोग निजी वस्तु यानी प्राइवेट गुड्स कहते हैं। यानी निजी वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं, जिन्हें बाजार में कीमत चुका करके खरीदा जाता है, जिनका लाभ केवल खरीदार को मिलता है। सार्वजनिक वस्तु सभी के लिए होती है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, सामूहिक उपभोग होता है। सामूहिक उपभोग जो होता है ये सार्वजनिक वस्तु का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सामूहिक उपभोग किसका होता है, सार्वजनिक वस्तु का, पब्लिक गुड्स का, जो जनता का होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन से, सार्वजनिक वस्तुओं में, सार्वजनिक वस्तुओं में क्या होता है बेटा, सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रतिद्वंदता का नियम लागू नहीं होता है, और दोनों नियम लागू होते हैं या दोनों नियम नहीं लागू होते। एक मिनट, इसमें से सार्वजनिक वस्तुओं में क्या होता है बेटा, सार्वजनिक वस्तुओं में दोनों नियम नहीं लागू होते। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वस्तुओं में अपवर्जन का नियम, जैसे पैसे ना देने वाले को रोकना, और प्रतिद्वंदता एक के इस्तेमाल से दूसरे के लिए कम होना, ये सब नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। प्रतिद्वंदता का नियम और अपवर्जन दोनों का नियम इसमें लागू नहीं होता सार्वजनिक वस्तुओं में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 8वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से, जो कीमत देगा वही उपभोग करेगा, यह नियम क्या कहलाता है। जो कीमत देगा वही उपभोग करेगा,
यह नियम रोल ऑफ एक्सोलेशन कहलाता है, यानी कि अपवर्जन का नियम कहा जाता है इसको। अपवर्जन का नियम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यानी कि यह निजी वस्तुओं पर लागू होता है अपवर्जन का नियम, जहां भुगतान ना करने वाले व्यक्ति को उपभोग से बाहर रखा जाता है। यानी कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको वस्तुएं नहीं मिलेंगी। अपवर्जन का नियम यही कहता है। क्लियर, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, फटाफट से आप देखेंगे। सार्वजनिक वस्तु का मांग वक्र होता है। सार्वजनिक वस्तु का 9वां नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तु का मांग वक्र होता है। तो सार्वजनिक वस्तु का मांग वक्र जो होता है, ये व्यक्तिगत मांग का ऊर्ध्वाधर योग होता है। ठीक है, वर्टिकल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि सार्वजनिक वस्तु का उपभोग सभी के लिए समान मात्रा में उपलब्ध होता है, इसीलिए इसकी मांग निकालने के लिए लोगों द्वारा दी जाने वाली कीमतों को वर्टिकली जोड़ा जाता है, लंबवत जोड़ा जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, निजी वस्तु का मांग वक्र होता है। निजी वस्तु का मांग वक्र जो होता है ये क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, व्यक्तिगत मांग का क्षैतिज योग, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 10वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निजी वस्तुओं के मामले में एक स्थिर कीमत पर अलग अलग उपभोक्ता जो होते हैं, अलग अलग जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनके द्वारा मांगी गई मात्रा को जोड़ा जाता है और जोड़ करके बाजार की मांग जो होती है उसको निकाला जाता है। तो निजी वस्तु का जो मांग वक्र होता है ये व्यक्तिगत मांग का क्षैतिज योग होता है, जबकि सार्वजनिक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो व्यक्तिगत मांग का ऊर्ध्वाधर योग होता है। यानी सार्वजनिक मांग का मांग वक्र वर्टिकल होता है, जबकि ये क्षैतिज होता है। निजी वस्तुओं का, निजी वस्तु मतलब कि प्राइवेट चीजें। ठीक है, तो उसका कैसा होगा, जो है क्षैतिज होगा, और सार्वजनिक का ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ये ऊर्ध्वाधर होगा यानी लंबवत होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करें, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं इसके, ठीक है, ऐसे कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट है, 5 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, और लिखित वाले भी आपको मिलेंगे, विथ आंसर शीट मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर आपकी बार बहुत सारे विश्वविद्यालय के होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और लिखने वालों का भी मिलेगा, यानी सभी के लिए आपके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई प्रैक्टिस सेट की। वो प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको मिल रही है। आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप 99 84 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ठीक है, 4th सेमेस्टर। तो आपके लिए क्या कर दिया जाएगा, मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आप इतना लिख करके एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस सेट तमाम सारे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें आंसर शीट सॉल्व फॉर्म में आपकी होगी। तो ये सब आपका वहाँ पर बेनिफिट्स होगा, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, वहाँ पर अलग से बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा। बाकी यूट्यूब पर आप वीडियोस हमारी देख ही पा रहे होंगे, सब कुछ आपको मिलता रहता है। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का नहीं, बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सभी सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, सबके आपके पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था की गई है। ये बात ध्यान रखें, तो आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि को करिकुलर के 10-10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपके लिए व्यवस्था कर ली गई है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस में। जो बच्चे चाहते हैं कि हमको ऑफर का लाभ उठाना, तो ऑफर जो 150 वाला है 2 सेमेस्टर का एक साथ लेने पर, जैसे अगर आप चाहते हैं कि 4th सेमेस्टर भी हम जुड़े गुरुजी, और हम आप ही से 5th सेमेस्टर भी पढ़ना चाहते हैं, तो 4th एंड 5th सेमेस्टर दोनों का एक साथ ज्वाइन करने पर, नहीं 2 सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन करेंगे तो 150 रुपये फीस लगेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 150 रुपये फीस में 4th एंड 5th सेमेस्टर का दोनों का आपको मिल जाएगा, मात्र और मात्र 150 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, 150 रुपये फीस जमा करके आप जुड़ सकते हैं। पूरा 4th सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट और 5th सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, मेजर का और को करिकुलर का, माइनर का पेपर तो अब होगा ही नहीं आपका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। ये फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, आपके घर में कोई चलाता है तो गर्ल्स बॉयज ग्रुप अलग अलग बनाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे देखें 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न 11 नंबर, रमेश के पिताजी घर पर टीवी खरीद कर लाते हैं। टीवी पर रमेश और रमेश के दोस्त मैच देख रहे हैं। इस कथन में टीवी एक है, बताएं। अब रमेश के पिताजी जो है घर पर टीवी खरीद करके लाए हैं, और टीवी पर रमेश और रमेश के दोस्त मैच देख रहे हैं दोनों लोग। इस कथन में टीवी एक क्या है, निजी वस्तु है या सार्वजनिक वस्तु है, मिश्रित है या मेरिट वस्तु है।
तो यहाँ पर टीबी जो है निजी वस्तु है, चूँकि टीबी रमेश के परिवार की निजी संपत्ति है। इसे उपभोग करने से दूसरों को बाहर रखा जा सकता है। अगर रमेश चाहे तो अपने दोस्त को टीवी देखने से मना भी कर सकता है, चूँकि रमेश के पिताजी की टीवी है, वो निजी वस्तु है। इस पे आप जो है केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सरकारी नल है, काली के स्थान पर लगा है आपके ग्राम सभा में, ग्राम समाज ज़मीन है, तो उसपे सभी का अधिकार है, उससे आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन किसी का अलग से ज़मीन है, किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर ज़मीन है, तो उस ज़मीन पर वो जाने से, अपनी ज़मीन पर जाने से रोक सकता है आपको। ठीक है? निजी चीज़ें प्राइवेट चीज़ें होती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जाता है जब, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जाता है जब सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ के हो जाता है। सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? मार्जिनल सोशल स्कैरिफाइज मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स। ठीक है? सैक्रिफाइस डाल्टन का सिद्धांत है। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार इष्टतम स्थिति तब होती है जब कर से होने वाला कष्ट, यानी इसको सैक्रिफाइस कहते हैं, और व्यय से होने वाला लाभ बराबर हो, यानी कि जो हमने टैक्स दिया वो एक प्रकार से हमारा जो है लाभ के माध्यम से अगर निकल आता है, तो उसी को बोलते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ। ठीक है? ऐसी स्थिति में हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है कराधान और सामाजिक व्यय दोनों से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कुल सामाजिक लाभ प्राप्त वहां प्राप्त होगा जहां पर क्या होगा? तो कुल सामाजिक लाभ वहां प्राप्त होता है जहां कुल सामाजिक त्याग बराबर कुल सामाजिक लाभ के होता है। डाल्टन कहते हैं कि अधिकतम लाभ का सिद्धांत तब प्रभावी होता है जब कर से होने वाला सीमांत त्याग जो होता है सरकारी व्यय से मिलने वाले सीमांत लाभ के बराबर हो जाता है। इस बिंदु पर समाज का कल्याण अधिकतम होता है। तो कुल सामाजिक त्याग बराबर कुल सामाजिक लाभ, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किया दिया है किसके द्वारा? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन और पीगू महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? डाल्टन और पीगू महोदय ने इसको आगे बढ़ाया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, बाजार विफलता के कारण होती है। बाजार विफलता मार्केट फेलियर की वजह से अपूर्ण बाजार और कोज प्रमेय ये दोनों होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, दोनों। ठीक है? इसका बाजार तब विफल होता है दोस्तों जब वह संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं कर पाता है, यानी बंटवारा नहीं कर पाता, जो संसाधन है उसको मार्केट में फैला नहीं पाता सही तरीके से। अपूर्ण बाजार जैसे एकाधिकार हो गया, क्रोज कोज प्रमेय यानी जो बाह्यताओं से संबंधित होता है बेसिकली, दोनों ही स्थितियों में बाजार की शक्तियों में असंतुलन पैदा हो जाता है जिससे बाजार विफल हो जाता है। चाहे अपूर्ण बाजार की बात करें चाहे कोज प्रमेय की बात करें। डी ऑप्शन इसका, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त ए एंड बी दोनों। 17 नंबर क्वेश्चन से, बाजार विफलता को रोका जा सकता है, बताएं। बाजार विफलता को रोका जा सकता है किसके द्वारा? बाजार विफलता को कोज प्रमेय के द्वारा और प्रदूषण कर लगा करके दोनों के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोज प्रमेय और प्रदूषण कर लगा करके बाजार विफलता को रोका जा सकता है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया गया। 18 नंबर, कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया गया है किसके द्वारा? तो प्रोफेसर डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को उनके कार्यों और प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया है ताकि यह समझा जा सके कि खर्च का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है? तो डाल्टन महोदय ने बताया। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फिंडले सिराज ने जो सार्वजनिक व्यय होता है उसका जो नियम दिया उसको वर्गीकृत किया कितने प्रकार से? फिंडले सिराज ने सार्वजनिक व्यय का नियम को बांटा है 4 प्रकार से। 4 प्रकार के नियम होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है सार्वजनिक जो व्यय होता है उसके नियम को। फिंडले सिराज की बात की जाए तो उन्होंने 4, पहला सिद्धांत है कौन सा? पहला है मितव्ययिता के आधार पर, इकोनॉमी। ठीक है? दूसरा है स्वीकृति यानी कि सैंक्शन जिसको आप कह सकते हैं। तीसरा आपका होता है आधिक्य यानी सरप्लस, और चौथा होता है आपका लोच इलास्टिसिटी। ये 4 प्रकार बांटे हैं व्यय, सामाजिक व्यय या सार्वजनिक व्यय के 4 नियम होते हैं। 4 नियमों में बांटा है किसने? फिंडले सिराज ने।
20 नंबर को ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए लगातार। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परीक्षा में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय का नियम फिंडले सिराज के द्वारा नहीं दिया गया है? प्रश्न बढ़िया है। फिंडले सिराज के द्वारा कौन सा नियम नहीं दिया गया है? देखिए, स्वीकृति का नियम, आधिक्य का नियम और लोच का नियम, ये तीनों नियम दिया गया है। जबकि लाभ का नियम नहीं दिया गया है। ठीक है, मितव्ययिता का नियम दिया गया है, लाभ का नियम नहीं दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं दिया गया है। यानी प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा नहीं दिया गया है? तो लाभ का नियम इनके द्वारा नहीं दिया गया है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, लाभ का नियम जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्थिर और परिवर्तनशील के रूप में सार्वजनिक व्यय को वर्गीकृत किया गया है। स्थिर और परिवर्तनशील के रूप में जो सार्वजनिक व्यय होता है उसको किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? तो प्रोफेसर जेके मेहता, भारतीय अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर जेके मेहता, उनके द्वारा व्यय की प्रकृति को समय और आवश्यकता के स्थिर के अनुसार, स्थिर यानी फिक्स्ड एंड परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल, दो श्रेणियों में बांटा गया है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हस्तांतरित अहस्तांतरित योग्य सार्वजनिक व्यय की बात की है। बताएं 22 नंबर क्वेश्चन, हस्तांतरित अहस्तांतरित योग्य सार्वजनिक व्यय की बात की है, किसने करी है? तो प्रोफेसर पीगू ने करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एस.सी. पीगू इनका पूरा नाम है। इन्होंने जो सार्वजनिक व्यय है उसको हस्तांतरण भुगतान, जैसे पेंशन, सब्सिडी, जहां बदले में कुछ उत्पादन नहीं होता है, और वास्तविक व्यय के रूप में वर्गीकृत किया। हस्तांतरण भुगतान एक होता है और एक होता है वास्तविक व्यय, इन दोनों के रूप में वर्गीकृत किया है। किसको? सार्वजनिक व्यय को। किसने? पीगू ने। ठीक है, एस.सी. पीगू पूरा नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। हमारे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए नंबर 1 का चैनल आपका बना हुआ है को करिकुलर मास्टर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन से, सार्वजनिक व्यय का प्रभाव किस प्रकार आय को प्रभावित करता है, इसकी व्याख्या की गई है। 23 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक व्यय का प्रभाव किस प्रकार आय को प्रभावित करता है, इसकी व्याख्या की गई। किसके द्वारा इसकी व्याख्या की गई? डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, यदि सार्वजनिक व्यय से गरीब को कम लाभ हो और अमीर को अधिक लाभ हो तो यह क्या कहलाएगा? बताएं। यदि सार्वजनिक व्यय से जो है गरीब को ज़्यादा लाभ हो, ठीक है, सार्वजनिक व्यय से गरीब को कम लाभ हो और अमीर को ज़्यादा लाभ होता है, तो उससे क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। यदि सार्वजनिक व्यय से गरीब को कम लाभ हो और अमीर को अधिक लाभ हो तो उसी को कहा जाएगा प्रतिगामी व्यय। क्या कहा जाएगा? प्रतिगामी व्यय कहा जाएगा। ए ऑप्शन में आपका दिया हुआ इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जब व्यय का लाभ आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी आय बढ़ने के साथ साथ व्यय का लाभ भी बढ़ता है, तो उसे प्रतिगामी माना जाता है, क्योंकि यह असमानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, यदि सार्वजनिक व्यय से अमीर को कम लाभ हो और गरीब को अधिक लाभ होता है सार्वजनिक व्यय से, तो यह व्यय क्या कहलाएगा? जब हमने देखा कि सार्वजनिक व्यय से गरीब को कम लाभ हो रहा था, अमीर को अधिक लाभ होता है, तो प्रतिगामी व्यय कहा जाता है उसको। ठीक है, लेकिन यदि अमीर को कम लाभ हो और गरीब को अधिक लाभ हो तो उस प्रकार का सार्वजनिक व्यय क्या कहलाएगा? उसको प्रगतिशील व्यय कहा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह सामाजिक न्याय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है प्रगतिशील व्यय। ठीक है, गरीबों के उत्थान में मदद करता है ये, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अच्छा, 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, यदि सार्वजनिक व्यय से गरीब और अमीर को बराबर लाभ होता है तो यह व्यय क्या कहलाएगा? अगर बराबर लाभ होता है तो अनुपातिक व्यय कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? अनुपातिक व्यय। जैसे प्रतिगामी व्यय, जब गरीब को कम लाभ अमीर को ज्यादा लाभ मिले, प्रतिगामी व्यय कहेंगे। प्रगतिशील व्यय, जब गरीब को ज्यादा लाभ मिले अमीर को कम लाभ मिले, प्रगतिशील व्यय कहा जाएगा। और जब दोनों को बराबर लाभ मिलता है सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक जो खर्चा हो रहा है, सरकार का खर्चा हो रहा है, उससे दोनों को बराबर लाभ हो रहा है, तो उसको अनुपातिक व्यय के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ समझ पा रहे हैं।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बढ़ती राजकीय क्रियाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बढ़ती राजकीय क्रियाओं के सिद्धांत का प्रतिपादन वैगनर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इनका पूरा नाम है वैगनर का, एडोल्फ वैगनर। इन्होंने राजकीय गतिविधियों के विस्तार का नियम दिया था और इनके अनुसार जैसे जैसे समाज प्रगति करता है, जैसे जैसे समाज जो है प्रोग्रेस करता है, सरकार के कार्यों और खर्चों में निरंतर बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि यानी ग्रोथ होती जाती है। जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, समाज प्रोग्रेसिव होगा, मतलब समाज प्रगति करेगा, वैसे जो सरकार का खर्चा होगा, सरकार का कार्य होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन प्रभाव की बात कौन करते हैं। विस्थापन प्रभाव, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसकी बात कौन करते हैं। इसकी बात करते हैं वाइजमैन पीकॉक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने किया है। वाइजमैन पीकॉक, वाइजमैन और पीकॉक ये दो व्यक्ति हैं। इन्होंने बताया कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि निरंतर नहीं होती है, बल्कि युद्ध या संकट जैसे समय में अचानक कभी बढ़ जाता है विस्थापन प्रभाव, इसी को कहते हैं, फिर पुराने स्तर पर वापस नहीं आती है। तो इसको बोलते हैं विस्थापन प्रभाव, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन से, किसने भारत को व्यय कर शुरू करने का सुझाव दिया। 29 नंबर, किसने भारत को व्यय कर शुरू करने का सुझाव दिया। तो एन कार्लडोर ने दिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन कार्लडोर ने जो है भारत को व्यय कर शुरू करने का सुझाव दिया था, व्यय कर यानी खर्चे पर भी कर लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यय कर जो होता है बेटा, इसकी बात की जाए तो इसके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है अर्थशास्त्री निकोलस कार्लडोर। उन्होंने 1956 ईस्वी का समय है, भारत सरकार को सलाह दिया इन्होंने कि आय के बजाय खर्च यानी खर्चा पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है, ताकि जितना लोग खर्चा करें उस पर टैक्स उनको देना पड़े। आय पर तो टैक्स लगता ही, खर्चे पर भी टैक्स लगे। 30 नंबर क्वेश्चन से, लेफर वक्र किसके माध्यम या किसके मध्य संबंध स्थापित करता है। तो लेफर वक्र जो होता है बेटा, ये कर की दर और कर आय, कर की दर और कर की आय दोनों में एक प्रकार, कर की दर और कर की आय इन दोनों में एक प्रकार से इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है, टैक्स रेट एंड टैक्स इनकम, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आर्थर लेफर ने यह दिखाया कि कर की जो दरें होती हैं यानी टैक्स रेट जो होता है, उसके बढ़ाने से एक निश्चित सीमा तक ही रेवेन्यू बढ़ता है। यदि टैक्स बहुत अधिक कर दिया जाए तो लोग काम करना कम कर देते हैं और सरकार की कुल कमाई घटने लगती है। इसीलिए जब टैक्स आप कम करते हैं तो लोग काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और टैक्स ज्यादा मिल जाता है सरकार को। 31 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा एक कर का सिद्धांत नहीं दिया गया है। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के जनक हैं। एडम स्मिथ ने कर के 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। उनमें से एक सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, ठीक है, एक सिद्धांत है आपका सुविधा का सिद्धांत, ठीक है, और एक सिद्धांत है आपका कौन सा, मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता का सिद्धांत है, उत्पादकता का भी नियम इन्होंने दिया है, मितव्ययिता निश्चितता का नियम इन्होंने नहीं दिया है, तो गलत ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, उत्पादकता का, सॉरी एक मिनट, एडम स्मिथ के द्वारा कौन सा कर का सिद्धांत नहीं दिया गया है। तो इसमें मितव्ययिता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, निश्चितता का भी सिद्धांत दिया है, निश्चितता का, समानता का, सुविधा का, मितव्ययिता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। उत्पादकता का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि उत्पादकता का सिद्धांत जो इन्होंने नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कर भार का हस्तांतरण क्या कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जब हम कर का भार लाद देते हैं तो उसी को हम लोग कर विवर्तन कहा जाता है। जैसे कि ऐसे कंपनी पर टैक्स सरकार लगा रही है, कंपनी पर कौन सा टैक्स लगाती है, सरकार टैक्स लगाती है। अब वो कंपनी जो है खुद टैक्स ना दे करके वो जनता से टैक्स दिलवाती है, यानी कि रेट को बढ़ा देती है चीज़ों का। जैसे मान लेते हैं कि आप गोल्ड खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो गोल्ड पर 3% जीएसटी लगती है, तो 3% जीएसटी जो होता है वो गोल्ड के जो कंपनी के मालिक हैं उनको नहीं देना पड़ता है, वो 3% जीएसटी सरकार को जनता देती। जब आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आपको गोल्ड भी लेना पड़ेगा और गोल्ड के साथ साथ प्लस में 3% जीएसटी
और जो बनवाई होती है उसकी वो सब लगा करके तब बनवाई वो सुनार को मिलेगा, ठीक है, जो बनाया होगा उस गहने को, ठीक है। और गोल्ड का रेट जो होगा वो, और साथ ही साथ में 3% जीएसटी, ये एक प्रकार से 3% जीएसटी किसको जाएगा, सरकार को जाएगा। तो 3% जीएसटी वो सुनार ना दे करके कौन दे रहा है, वो आप दे रहे हैं, जनता दे रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। इसी को कर विवर्तन कहा जाता है कि अपना कर किसी दूसरे पर थोप देना, जो है कंपनियां अपना कर किस पर थोपती हैं, जो है बच्चों पर, मतलब सॉरी जनता पर थोप देती हैं। आगे देखिए, इसी को कर विवर्तन कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। यानी कि आप समझते हैं कर विवर्तन, जब कोई दुकानदार टैक्स का बोझ ग्राहक पर डाल देता है तो उसी को कर विवर्तन कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, एक कर का भार, प्रश्न है एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि, एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा यदि मांग अधिक बेलोचदार यानी इलास्टिक इलास्टिक होती है, तो ऐसे मांग अधिक बेलोचदार होगी तो एक कर का भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, अधिक मांग अधिक बेलोचदार है, ठीक है। यानी कि अगर मांग अधिक बेलोचदार होगी तो एक कर जो होगा उसका भार उपभोक्ता पर उत्पादक से अधिक होगा। उपभोक्ता चूंकि आप देखते हैं अगर मांग ज्यादा होती है कहीं किसी भी चीज की तो वो रेट बढ़ता उसका जाता है, और इससे क्या होता है जनता पर ज्यादा एक प्रकार से कर का बोझ लद जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता के द्वारा वहन किया जाता है यदि, 34 नंबर, कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता के द्वारा वहन किया जाता है यदि मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार हो और पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। ऐसी स्थिति में कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जब उपभोक्ता को वस्तु खरीदनी ही पड़ती है, बेलोचदार मांग उसको बोलते हैं, तो विक्रेता पूरा कर वस्तु की कीमत में जोड़ देता है, और इस तरीके से व्यक्ति को मजबूरी में चीजें खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। भाई उसको मजबूरी में खरीदनी तो ऐसे में जनता पर ज्यादा टैक्स लग जाता है। जैसे आपको कोई चीज पसंद आ गई उसको आपको लेना ही लेना, अब चाहे वो 100 रुपए को चाहे 200 रुपए को आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरत है, ठीक है। जैसे विवाह में शेरवानी खरीदना जरूरत थी, यही चीज है। 35 नंबर क्वेश्चन से एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि, 35 नंबर, एक कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है यदि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर हो, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, एक कर प्रत्यक्ष कर तब कहलाएगा यदि कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होते हैं तो उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, कराघात और करापात। कराघात जो होता है आप देखते हैं जैसे आय इनकम टैक्स जिस पर व्यक्ति पर लगाता है वही उसका भुगतान भी करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो कराघात यानी कराघात मतलब क्या, जिस पर कर लागू किया गया है, और करापात जो कर का वहन कर रहा है, जो कर को दे रहा है। जैसे कंपनियों पर कराघात लगाया गया, कंपनियों ने जनता पर ठोंक दिया, तो वो एक प्रकार से अच्छा नहीं, मतलब कि वो दोनों नहीं होता है। देखिए जैसे आप 10 लाख या 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, एक साल में 12 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स जो आपका देना पड़ता है वो इनकम टैक्स बेटा जो होगा, इनकम टैक्स जो आप दे रहे हैं वह इनकम टैक्स जो होगा वह आप खुद ही दे रहे हैं ना, जिस पर लगाएगा नहीं आप पर लगाएगा, और आप डायरेक्टली उसको दे भी रहे हैं। तो कराघात और करापात जब एक ही व्यक्ति पर होता है तो उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष कर जब कराघात जो होता है किसी दूसरे पर, और करापात जो है वो व्यक्ति दूसरे पर थोप देता है, जैसे कि दुकानदार या चीजें। और 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है कराधान में न्याय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुप्रयोग के द्वारा सर्वाधिक सुनिश्चित होता है, तो होता है समान सीमांत त्याग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, समान इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस। कराधान में न्याय समान सीमांत त्याग की सिद्धांत मतलब इसके अनुप्रयोग के द्वारा सर्वाधिक सुनिश्चित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कोलिन क्लार्क ने दावा किया कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा क्या है, बताएं। 37 नंबर, कोलिन क्लार्क ने दावा किया कि कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा जो है वो जीडीपी का 25% है। जीडीपी का 25%, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
कोलिन क्लार्क के अनुसार यदि टैक्स जीडीपी के 25% से अधिक हो जाए तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी कर पद्धति अधिक समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती है? 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अधिक समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती है? तो प्रगतिशील कर जो होता है ये एक प्रकार से अधिक 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 समान आय वितरण को प्रोत्साहित करती प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अधिक आय वाले लोगों पर अधिक दर से टैक्स लगाया जाता है, जिससे समाज में अमीरी और गरीबी के बीच अंतर जो है कम हो जाता है। ठीक है, जरूरी भी जो ज्यादा पैसा कमाए उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लग जाए, जो कम कमा रहा है उसके ऊपर कम टैक्स लगे। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कौन सी, आप हमारा दूसरा चैनल को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करवाई जाती है। 39 नंबर प्रश्न, कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों के द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था? बताएंगे। 39 नंबर प्रश्न आपका क्या आ चुका बेटा? 39, कौन सी समिति ने 1972 में कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था? तो राज्य समिति ने। ठीक है, केएन राज कमेटी ने कहा कि जो कृषि की जोत होती है उस पर भी टैक्स लगाया जाए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर केएन राज की अध्यक्षता वाली समिति ने कृषि आय पर कर लगाने की वकालत करी थी। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में व्यक्तिगत आयकर है एक, भारत में व्यक्तिगत आयकर है एक प्रगतिशील कर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में इनकम टैक्स स्लैब सिस्टम पर काम करता है। आय जितनी ज़्यादा होगी टैक्स की दर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जीएसटी एक प्रकार का कर है। जीएसटी, जीएसटी जो होता है बेटा ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी सीधे व्यक्ति की आय पर नहीं लगता है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगता है। जैसे आप सोना खरीदेंगे 3% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज होता है और उसी में जोड़ करके बता दिया था कि भाई इतना रुपया जीएसटी आपकी लगी, ये सब चीजें। 42 नंबर क्वेश्चन से, प्रगतिशील कर है जिसमें, प्रगतिशील कर होता है जिसमें क्या होता है, कर आय के परसेंटेज के रूप में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कर आय के प्रतिशत के रूप में जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर भी आपका बढ़ता जाएगा, टैक्स बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में सेवा कर पहली बार कब लगाया गया था? भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लगाया गया था 1994-95 में। बजट में पहली बार सर्विस टैक्स पेश किया गया था 1994। करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा, मनमोहन जी की सरकार थी। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति यानी कि जो है राजकोषीय नीति का अंग नहीं है? इनमें से तो व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय नीति का अंग नहीं है। बिजनेस पॉलिसी, बाकी करारोपण की नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति, ये सब जो है ये सब राजकोषीय नीति के अंग के अंतर्गत आती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 45 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया गया है? 45 नंबर, बताएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 जो है इसे वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राप्ति और कुल, प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर है। 46 नंबर, प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर जो होता है राजकोषीय घाटा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजकोषीय घाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल प्राप्ति यानी उधार को छोड़ करके उससे अधिक हो जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, शून्य आधारित बजट का विचार पीटर पायर द्वारा कब दिया गया था? शून्य आधारित बजट 47 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शून्य आधारित बजट की अगर बात की जाए बेटा तो कब दिया गया था शून्य आधारित बजट? 47 नंबर, शून्य आधारित बजट का विचार जो है पीटर पायर द्वारा दिया गया था 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1970 में, जिसे बाद में जिमी कार्टर ने अपनाया था इस सिद्धांत को। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। 48 नंबर,
भारत में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था 2005-6 में। 2005-6 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर 2005 और 6 में प्रस्तुत किया गया था। पी चिदम्बरम ने पहली बार महिलाओं के लिए अलग आवंटन दिखाते हुए इस बजट को पेश किया था। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्राथमिक घाटे की माप निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 49 नंबर, प्राथमिक घाटे यानी प्राइमरिक जो डिफिसिट होती है, इसकी माप राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बाबू? 50 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण इनमें से आपका बैंक दर जो होता है, बैंक दर यानी कि बैंक रेट जो होता है, ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बैंक दर मौद्रिक नीति का हिस्सा होता है, ना कि राजकोषीय नीति का। ठीक है, तो बैंक दर को आरबीआई नियंत्रित करता है, ना कि राजकोषीय नीति। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। बाकी करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये सब राजकोषीय नीति का उपकरण होता है, जबकि बैंक दर ये आपका आरबीआई नियंत्रित करता है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात करी गई है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करी गई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को हर साल, हर 5 साल में एक वित्त आयोग गठित करने की शक्ति देता है, पावर देता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व यानी टैक्स की बंटवारे की सलाह देता है। अनुच्छेद 280 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न, वित्त आयोग का गठन होता है, बताएं। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर 1951। पहले भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोजी। केसी नियोगी जो थे इसके अध्यक्ष थे, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अब तक कितने वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है? 54 नंबर, अब तक कितने वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो 16 वित्त आयोगों का गठन अब तक किया जा चुका है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2026 तक अगर देखें तो 16वां वित्त आयोग 2026 में जो है बना, मतलब कि गठन किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया इस समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजकोषीय नीति को एक अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, वो कौन सी है? राजकोषीय नीति को एक अन्य नाम से बुलाया जाता है, जिस नीति को हम क्या कहते हैं? इसको हम बजटीय नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय पॉलिसी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, बजटीय नीति, क्लियर। चूंकि राजकोषीय नीति के मुख्य निर्णय बजट के माध्यम से ही लिए जाते हैं, इसीलिए इसको बजटीय नीति भी कहा जाता है, राजकोषीय नीति को। ठीक है, आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार के अंतर्गत मौद्रिक संपत्तियों का व्यवहार होता है। 56 नंबर, मुद्रा बाजार के अंतर्गत मौद्रिक संपत्तियों का व्यवहार होता है अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि मुद्रा बाजार जो होता है मनी मार्केट, कम समय यानी 1 साल से कम के लिए ऋण लेन देन से संबंधित होता है। दीर्घकालीन लेन देन के लिए पूंजी बाजार होता है। पूंजी बाजार में आप लंबे समय तक के लिए ऋण ले सकते हैं, दे सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन से, करारोपण का प्रभाव यदि आय प्रभाव इज ग्रेटर देन इज लेस देन प्रतिस्थापन प्रभाव है तो बताएं। करारोपण का प्रभाव यदि आय प्रभाव इज लेस देन प्रतिस्थापन प्रभाव है तो मजदूर अपनी कार्य करने की इच्छा बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यानी यदि आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होगी, आय प्रभाव जो है अधिक शक्तिशाली है, तो व्यक्ति अपनी घटी हुई आय की भरपाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा काम करेगा, ताकि अपनी जीवन शैली को अच्छा बना सके, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सके। ठीक है, तो मजदूर अपनी कार्य करने की इच्छा को बढ़ाएगा अगर करारोपण का प्रभाव, यदि मतलब आय का प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों के बीच में, अगर जैसे अगर आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होगा तो व्यक्ति की घटी हुई आय जो होगी उसकी भरपाई करने के लिए व्यक्ति काम ज़्यादा करेगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, फटाफट से आप देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 का आकार है।
अंतरिम बजट, यानी कि अंतरिम बजट किसको बोलते हैं बेटा? अंतरिम बजट बोलो चाहे अनुपूरक बजट बोलो, बात एक ही है। अनुपूरक बजट 2024-25 का आकार है, तो इसका आकार कितना था? 47,65,67,768। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, करोड़ रुपए की। 1 फरवरी 2024 को पेश किया गया था। अंतरिम बजट में कुल व्यय का अनुमान लगभग में 47.66 लाख करोड़ लगाया गया था। यह सरकार की कुल अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों का योग था, ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय बजट 2024-25 का आकार बताएं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय बजट जो था वो था 7,36,437 करोड़ रुपया। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे सुरेश खन्ना ने राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसकी कुल राशि थी 7,36,437 करोड़ रुपए की बात करी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन से आरबीआई का कार्य नहीं है। आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? देखिए, नए नोट जारी करता आरबीआई, साख नियंत्रण भी करता आरबीआई। ठीक है, बैंकों के बैंक के रूप में भी आरबीआई ही काम करता है। बैंकों का बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। कर लगाना इसका काम नहीं होता, आरबीआई का काम कर लगाना, टैक्स लगाना राजकोषीय नीति का काम होता है। आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है जिसका कार्य नोट बनाना, नोट जारी करना, बैंकों का बैंक कहा जाता है, ऋण देना, ये सब ऋण को कंट्रोल करना, ये सब काम करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई का कार्य इनमें से कर लगाना आरबीआई का काम नहीं बल्कि राजकोषीय नीति का काम होता है। 61 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है मौद्रिक नीति का उद्देश्य। मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है कीमत स्थिरता लाना। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि कीमत में स्थिरता लाना। ठीक है, मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य होता है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और अर्थव्यवस्था की कीमतों को स्थिर बनाए रखना, ताकि आर्थिक विकास सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपका आ चुका है। 62 नंबर करेक्ट आंसर का 62 नंबर का बताएंगे। आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या आता है? यस एल आर आता है, यस एल आर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, यस एल आर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यस एल आर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 63 नंबर, यस एल आर। ठीक है, यस एल आर, सी आर आर और बैंक रेट मात्रात्मक उपाय हैं, जबकि नैतिक दबाव, साख सीमा गुणात्मक उपाय होते हैं। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन से रमेश एक नागरिक है, अपना बैंक खाता किस बैंक में नहीं खुलवा सकता है? देखिए, तो ये एक प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलवा सकता है रमेश। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खुलवा सकता है, पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा सकता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई हो गया। ठीक है, एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खुलवा सकता, बाकी सब में खुलवा सकता है, क्योंकि आरबीआई जो होता है बैंकों के लिए बैंक का काम करता है, यानी बैंकों का बैंक है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें नहीं खुलवा सकता, बाकी सब में खुलवा सकता है। 64 नंबर क्वेश्चन से वर्तमान रेपो रेट, वर्तमान रेपो रेट 6.5% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यह दर समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वर्तमान मानक दर जो है इस समय की वो 6.5 है। वर्तमान में रेपो दर जो होता है, रेपो दर पर ही जो आरबीआई होता है वो बैंकों को कर्जा देता है, पैसा देता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या थी। 65 नंबर, वर्ष 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो थी 14 थी। 14 राष्ट्रीय बैंक की श्रेणी में आते थे वर्ष 1969 में। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि जो प्राइवेट बैंक थे उसको सरकारी बैंक में कन्वर्ट कर दिया था। 66 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत हुए बैंक की अधिकृत पूंजी थी। 66 नंबर प्रश्न आप बताएंगे। देखिए, 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत हुए बैंक की अधिकृत पूंजी जो थी वो 200 करोड़ के आसपास की थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उन बैंकों को चुना गया था जिनकी जमा राशि डिपॉजिट जो थी कम से कम 200 करोड़ से अधिक थी। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यदि बैंकिंग व्यवस्था को 1300 करोड़ का प्राथमिक जमा प्राप्त हो रहा है और उसे 12.5% नगद कोष अनुपात बनाए रखना है तो बैंक द्वारा कितना साख का सृजन किया जा सकता है? तो बैंक के द्वारा इसमें से
10,400 करोड़ का सृजन किया जा सकता है। 10,400 करोड़, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साख सृजन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साख सृजन का सूत्र होता है CRR बराबर, यहाँ पर आप देखते हैं 1300 बटे 0.125 होगा, और जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा 60 दशमलव, मतलब कि 10,400 करोड़। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। साख नियंत्रण का उपाय इनमें से कौन सा नहीं है, साख जमा अनुपात, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साख जमा अनुपात जो होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ये जो होता है बेटा, ठीक है, साख जमा अनुपात, यही एक प्रकार से साख नियंत्रण का उपाय नहीं, बाकी सब है। बैंक दर, नगद शेष अनुपात यानी CRR, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको SLR कहते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरण होते हैं, ठीक है। जबकि साख जमा अनुपात बैंक की अपनी दक्षता का पैमाना है, ना कि RBI का नियंत्रण का उपकरण, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर करी गई थी। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना करी गई थी 12 जुलाई 1982 को। P शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। 70 नंबर क्वेश्चन से, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह किस पद पर नहीं रहे, इनमें से देखिए, RBI के गवर्नर भी मनमोहन सिंह बने हैं, बिल्कुल बने हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी बने गवर्नर जो है ये मनमोहन सिंह जी, ठीक है। भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं जो है यही मनमोहन सिंह जी, चूंकि बड़े अच्छे जानकार थे। भारत के वित्त सचिव इनको नहीं बनाया गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय वित्त सचिव नहीं रहे, बाकी सब रहे। 71 नंबर क्वेश्चन आपका, तरलता पसंदगी का सिद्धांत किसने दिया। 71 नंबर, तरलता पसंदगी का सिद्धांत किसने दिया है, प्रोफेसर कीन्स ने दिया है। लॉर्ड JM कीन्स, उनकी एक पुस्तक है द जर्नल थियरी, उस पुस्तक में उन्होंने नगद यानी तरल रूप में पैसा क्यों रखना है उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दी है कीन्स, ठीक है। तरलता पसंदगी मतलब पैसा रुपया अपने पास नगद में रखा जाए, इसके इसके सिद्धांत के पक्षधर थे कीन्स। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, वह बाजार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं और उनकी कीमतें तय होती हैं क्या कहलाती हैं। 72 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, वह बाजार जिसमें मुद्राएं खरीदी और बेची जाती हैं उसको हम विदेश विनिमय बाजार कहा जाता है, विदेशी विनिमय बाजार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे डॉलर के बदले रुपया होता है, तो यहाँ पर अलग अलग देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, बैंक जमा के प्रमुख हिस्से का उपयोग किसके लिए करते हैं। 73 नंबर, बैंक जमा के प्रमुख हिस्से का उपयोग जो है वो ऋण बढ़ाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋण बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 74 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है, उधारकर्ताओं के लिए गए शुल्क, उधारकर्ताओं से लिए गए शुल्क और जमाकर्ताओं को किए गए भुगतान, इन दोनों के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। यह कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्य कथन है। बैंक जमा पर कम ब्याज देते हैं और कर्ज पर अधिक ब्याज लेते हैं, इसी अंतर को क्या बोलते हैं, इसी अंतर से बैंक अपना मुनाफा कमाते हैं, यानी कि आपसे कम ब्याज पर पैसे लेंगे और अधिक ब्याज पर पैसे वो कंपनियों को दे देते हैं, इससे वो लाभ कमाते हैं बैंक, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में RBI के द्वारा प्रथम कार्यकारी समूह कब गठित हुआ। 75 नंबर बताएंगे, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में RBI के द्वारा प्रथम कार्यकारी समूह कब गठित हुआ है, तो 1961 में गठित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 76 नंबर प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में RBI के द्वारा गठित तृतीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष कौन थे। 76 नंबर, तृतीय बताएं, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में 76 नंबर प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति के संदर्भ में तृतीय कार्यकारी समूह के अध्यक्ष थे YB रेड्डी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। YB रेड्डी जो है 1998 में गठित तीसरे कार्यकारी समूह की अध्यक्षता डॉक्टर YB रेड्डी ने की थी, जिसने MO, M1, M2, M3 की नई परिभाषाएं दी थी पूरा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तृतीय कार्यकारी समूह के द्वारा तरलता समुच्चय दिए गए हैं, 3 तरलता समुच्चय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। L1, L2 और L3 के रूप में 3 तरलता समुच्चय लिक्विडिटी एग्रीगेट्स की सिफारिश करी गई है। आगे देखते हैं, 78 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, RBI के द्वारा साप्ताहिक आंकड़ा प्रकाशित होता है।
आरबीआई के द्वारा साप्ताहिक आंकड़ा प्रकाशित होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? देखिए आरबीआई के द्वारा साप्ताहिक आंकड़ा प्रकाशित होता है M3 का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा M3 का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप जिसको बोलते हैं ब्रॉड मनी यानी कि M3 के आंकड़े पाक्षिक और साप्ताहिक यानी एक पक्ष में यानी 15 दिन पर, साप्ताहिक यानी एक हफ्ते में, एक 7 दिन पर आधार पर संकलित और प्रकाशित करता है ताकि अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति पर नजर रखी जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। आरबीआई के द्वारा त्रैमासिक आंकड़ा प्रकाशित होता है। 79 नंबर, आरबीआई द्वारा त्रैमासिक आंकड़ा प्रकाशित होता है L1 का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा L1 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 80 नंबर क्वेश्चन से मुद्रा पूर्ति में सर्वाधिक तरल मुद्रा है। मुद्रा पूर्ति में सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है M1। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। M1 जो होती है वो एक प्रकार से तरलता का अर्थ होता है किसी संपत्ति का कितनी जल्दी आप नकदी में बदल सकते हैं। M1 में जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट जमा राशि जो तुरंत निकाली जा सकती है वही होती है, इसीलिए यह सबसे तरल होता है कि बैंक में पैसा आपका जमा जा करके निकाल ले, वो M1 होता है। व्यापक मुद्रा किसे कहा जाता है? व्यापक मुद्रा की अगर बात की जाए तो ब्रॉड करेंसी के नाम से जाना जाता है इसको। ये एक प्रकार से M3 जो होती है ब्रॉड करेंसी होती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापक मुद्रा कहा जाता है M3 को, क्योंकि इसमें M1 के साथ साथ बैंकों के पास जमा सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट यानी जिसको आप एफडी कह सकते हैं भी शामिल होती है। यह अर्थव्यवस्था में कुल उपलब्ध मुद्रा का एक बड़ा और व्यक्तिगत चित्र पेश करता है। एफडी फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं, एक साल के लिए आपने कर दिया 6% पर, 7% पर जो भी देता हो बैंक, ठीक है, उस पर होता है एफडी। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटा, फटाफट से आप देखेंगे। भारत में मुद्रा पूर्ति में यमुन संदर्भित करता है, तो यमुन क्या संदर्भित करता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मुद्रा पूर्ति में यमुन जो होता है बताएंगे। भारत में मुद्रा पूर्ति में यमुन जो होता है वो करेंसी प्लस मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, ये सब जो होता है यमुन बताता है। ठीक है, यमुन को नैरो मनी भी कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक तरल संपत्तियां जनता के पास नगद और बैंकों में चालू खाते के रूप में शामिल होती हैं। 83 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों में छूट देता है? 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के बिलों में छूट देता है? तो बैंक दर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर को बैंक दर पर छूट देता है। ठीक है, बैंक दर क्लियर। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु मुद्रा पूर्ति की कीमतें कितनी मापें प्रचलित हैं? 84 नंबर बताएं। भारत में मुद्रा पूर्ति को मापने हेतु कितनी मापें प्रचलित हैं? तो 4 मापें प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। M1 M2 M3 और M4 4 माप प्रचलित है। आगे 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। संकलित संकुचित मुद्रा है, संकुचित मुद्रा नैरो मनी M1 जो होता है नैरो मनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 86 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मुद्रा गुणक किनके बीच का अनुपात है? 86 नंबर, मुद्रा गुणक जो होता है M3 अपान MO। ठीक है, MO जो है रिजर्व मनी होता है। ठीक है, क्लियर। तो यम जो है मुद्रा गुणक व्यापक मुद्रा यानी M3 और आधार मुद्रा जिसको MO कहते हैं उसका अनुपात होता है। यह दर्शाता है कि आधार मुद्रा में बदलाव से कुल मुद्रा आपूर्ति कितनी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका। समीकरण N बराबर पीके में N दर्शाता है। N बराबर पीके में N जो होता है ये सप्लाई ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति को दर्शाता है। मुद्रा की पूर्ति ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शल का समीकरण है ये, जहां पर N कुल मुद्रा की मात्रा यानी सप्लाई को दर्शाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। ये समीकरण किसका है? ये समीकरण मार्शल महोदय का था। अगला क्वेश्चन आपका चुका। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने मुद्रा की परिभाषा में प्रमुख आविष्कार मानते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन आपका जो एडम स्मिथ ने मुद्रा की परिभाषा में प्रमुख आविष्कार मानते हैं लेखन कला को। ठीक है, लेखन कला। एडम स्मिथ ने विनिमय के माध्यम से के रूप में मुद्रा के विकास को मानव सभ्यता के बड़े आविष्कारों के समकक्ष माना था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा लेखन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है।
प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्राउथर के मुद्रा की परिभाषा में प्रमुख आविष्कार मानते हैं। क्राउथर प्रश्न क्या पूछेगा 89 नंबर, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्राउथर के मुद्रा की परिभाषा में प्रमुख आविष्कार मानते हैं। तो मुद्रा की परिभाषा में वो जो है पहिया, अग्नि और ओट, इन तीनों को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 90 नंबर प्रश्न मुद्रा का प्रकार है। मुद्रा का प्रकार की अगर बात की जाए तो आपका सिक्का, पत्र मुद्रा, जमा मुद्रा, ये सब जो होते हैं मुद्रा के प्रकार में आते हैं। ठीक है, धातु के सिक्के, पत्र मुद्रा में कागज के नोट, जमा मुद्रा में बैंक खानों में, मतलब बैंक खातों में जो डिजिटल जमा राशि बहुत सारे लोग जमा कर देते हैं सोना वगैरह खरीद करके, ये सब चीजें करके। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का सिक्का जारी कर सकता है। आरबीआई जो है 1000 रुपए तक सिक्का जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्का निर्माण अधिनियम के तहत केवल 1000 रुपए तक सिक्का जारी कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जारी कर सकता है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का नोट जारी कर सकता है। तो आरबीआई जो होता है ये 10,000 रुपए तक का नोट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ठीक है के अनुसार वर्तमान प्रावधानों के तहत आरबीआई को अधिकतम 10,000 तक का नोट छापने और जारी करने की शक्ति दी गई है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 93 प्रश्न आपका 93 नंबर क्या कह रहा है, मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या होता है। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या होता है बेटा। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम। ठीक है, ये एक्सचेंज का माध्यम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, मुद्रा क्या करता है, सबसे पहला काम होता है कि जैसे कोई वस्तु आपको खरीदनी है तो उसके लिए आपको मुद्रा देना पड़ता है, मुद्रा का विनिमय करना पड़ता है, एक्सचेंज। ठीक है, चौरा मतलब मुद्रा से आप वस्तुओं को खरीदते हैं, विनिमय माने होता है एक्सचेंज करना, हम आपको कुछ चीज दे दें, आप हमको कुछ चीज दे दें। 94 नंबर प्रश्न है मुद्रा का द्वितीय कार्य है। मुद्रा का द्वितीय कार्य होता है मूल्य का मापक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का दूसरा प्रमुख कार्य होता है कि यह किसी भी वस्तु की कीमत या मूल्य की मापने की इकाई होती है कि भाई चीनी इतने रुपए किलो है, गेहूं इतना रुपए किलो है, धान इतने रुपए किलो है, ये सब मुद्रा ही डिसाइड करती है। 95 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के मूल्यतः कितने कार्य होते हैं। मूलतः मुद्रा के मूलतः 3 कार्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है द्वितीय कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन किसका है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, यह कथन ग्रेसम का है। ग्रेसम का ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। ग्रेसम ने कहा था, ग्रेसम का नियम कहता है कि यदि बाजार में 2 प्रकार के सिक्के हैं तो लोग अच्छे सिक्के बचा कर रखते हैं और घिसे पिटे सिक्के या खराब सिक्के जो होते हैं वो बाजार में चलाते रहते हैं। तो बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दे, अच्छी मुद्रा को लोग बचा करके रख लेते हैं और बुरी मुद्रा को जो है बेच देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका देखिए को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएगा इसके इकोनॉमिक्स के, और आपका को करिकुलर का पूरा लेक्चर्स आपको मिलेगा वहां पर। 10वां नंबर अगला प्रश्न आपका पूंजी बाजार का उपकरण है, बताएं 97 नंबर। पूंजी बाजार का उपकरण है प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिभूति। ठीक है, तो शेयर और ब्रांड जैसी प्रतिभूतियां बाजार पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म का हिस्सा है, जबकि ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर मुद्रा बाजार के उपकरण होते हैं। ठीक है, तो पूंजी बाजार का उपकरण में से क्या होता है प्रतिभूति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन से आपका सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में 1988 के बाद में हुई थी। बाद में 1992 में इसे वैधानिक दर्जा बाद में मिल गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन आपका सेबी एक क्या है। सेबी एक वैधानिक संस्था होती, लीगल एक जो है एक प्रकार से ये संस्था है। 1992 के सेबी अधिनियम के बाद से यह एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय के रूप में जाना जाने लगा है। तो एक संवैधानिक एक क्या है, एक वैधानिक संस्था है ये। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, वैधानिक, संवैधानिक नहीं वैधानिक। 100 नंबर क्वेश्चन आपका चुका लास्ट प्रश्न है मुद्रा बाजार को कौन रेगुलेट करता है। मुद्रा बाजार को आरबीआई रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहा जाता है इसी को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अल्पकालिक मुद्रा बाजार का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, जबकि शेयर बाजार जो होता है यानी पूंजी बाजार उसका नियंत्रण सेबी करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा। अब देखें ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर सिस्टम मैंने पूरा दे दिया है।
ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन पेपर यहाँ पर साल्फा में आपको मिल रहा होगा। ये पेपर आपका क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और इस तरीके से आपको मिलता रहेगा चीज़ें। और ये आपका जो है ऐसे ही को करिकुलर का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हिंदी का, संस्कृत का, सभी का मिलेगा, ठीक है। 99 84 039 PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए SMS करें इस नंबर पर 039 139। 100 रुपये फीस लगेगा। बिना फीस के जो है आपको PDF नहीं मिलने वाला है। और PDF मिलेगा कम से आप सीरीज खरीदते हो, मार्केट से आप सीरीज खरीदते हो 60 रुपये की पड़ती है। 4 सब्जेक्ट की, 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे तो आपका 300-400 रुपये खर्च हो जाएंगे। आपके 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो आप इस नंबर पर 99 84 039 139 पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आप किस सेमेस्टर में भी बता दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। उसमें आपको 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट जो परीक्षाएं पूछे गए पिछले साल के साल पेपर, और ये ऑब्जेक्टिव वाले साल पेपर पर बेस क्वेश्चन पेपर के तमाम सारे साल पेपर आपको मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय के साथ ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी, कैसा भी पेपर हो आपके विश्वविद्यालय का, लेकिन अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा। और मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहां से 100 to 100% क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो आपका फायदा होगा। आप सीरीज खरीदोगे, सीरीज में आपको सारी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन जब आप हमसे पढ़ते हैं तो उसमें मैं सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाता हूं। इससे क्या होता है कि एक में से एक पेपर से दूसरा पेपर में आ जाता है। इस तरीके से बड़ा फायदा आपका होता है। तो आप सभी लोग परेशान मत होइए, ये पूरी व्यवस्था आपके लिए कर दी गई है और आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। 4th सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर एक साथ ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए 50 रुपये की छूट है, यानी 150 रुपये में जो आपको मिल जाएगा। यानी कि एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपये है, 2 सेमेस्टर की 200 रुपये। लेकिन अगर एक साथ जोड़ेंगे 4th एंड 5th का, तो आपके लिए मात्र 150 रुपये फीस में 4th सेमेस्टर पूरा, और पूरा 5th सेमेस्टर आपका पूरा 1 साल तक की फीस जमा हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो, दोनों की तैयारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।